नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। संसद के बजट सत्र का आज 8वां दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं संसद के दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर। हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ हम आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण कामकाज शामिल हैं। ये भी दिखाएंगे कि किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट रखी जानी है और प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन कौन से सवाल पूछने वाले हैं। इसके अलावा दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है, इस पर भी होगी हमारी नजर। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद है मेरे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता और सूरज मोहन झा। वहीं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह। बहुत बहुत स्वागत अजय जी आपका। साथ ही इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पश्चिम बंगाल के बर्धमान पूर्व से टीएमसी के लोकसभा सांसद सुनील कुमार मंडल। बहुत बहुत स्वागत सुनील जी आपका भी। और इस चर्चा में हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह। रामकृपाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। संसद में आज के एजेंडे को लेकर आप सभी मेहमानों से विस्तार से चर्चा होगी सदन की कार्यवाही पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आम बजट 2022-23 पर चर्चा लोकसभा में तीसरे दिन भी जारी रहेगी। बजट को लेकर सांसद रखेंगे विचार और सुझाव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 10 फरवरी को देंगी चर्चा का जवाब। आम बजट 2022-23 पर राज्यसभा में होगी आगे की चर्चा। कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने कल की थी चर्चा की शुरुआत। उच्च सदन में वित्त मंत्री 11 फरवरी को देंगी चर्चा का जवाब। संसद के दोनों सदनों में पेश किए जाएंगे शिक्षा, महिला, बाल, युवा कार्यक्रम और खेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन। परफॉर्मिंग आर्ट्स और ललित कला शिक्षा में सुधार को लेकर होंगी सिफारिशें। सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के विवरण भी लोकसभा में पेश होंगे। हम राज्यसभा और लोकसभा के आज के एजेंडे पर विस्तार से डालेंगे नजर और अपने मेहमानों से भी उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं संसद के दोनों सदनों में कल क्या हुआ, रिकैप के जरिए देखते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में जवाब दिया, जिसके बाद उच्च सदन से धन्यवाद प्रस्ताव बिना संशोधन के मंजूर हो गया। वहीं आम बजट 2022-23 पर राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत हुई, तो लोकसभा में आम बजट पर चर्चा कल दूसरे दिन भी जारी रही। संसद के दोनों सदनों में ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी समिति की रिपोर्ट पेश की गई। ये रिकैप के जरिए सारी जानकारी। और संसद के आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों की कार्यसूची में अहम कामकाज शामिल हैं। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 10 बजे से शुरू होगी, जबकि लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से शुरू होगी और कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए 2 पारियों में संसद का सत्र चल रहा है। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं राज्यसभा में क्या खास आज होने वाला है। आम बजट 2022-23 पर चर्चा उच्च सदन में आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी। शिक्षा, महिला, बाल, युवा कार्यक्रम और खेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन राज्यसभा में पेश किए जाएंगे। साथ ही पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का राज्यसभा का 166वां प्रतिवेदन भी पेश होगा। सभा पटल पर मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अहम पत्र रखे जाएंगे और प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल राज्यसभा में पूछे जाएंगे। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों के एजेंडे में आम बजट 2022-23 पर चर्चा आज भी शामिल है। आम बजट 2022-23 पर चर्चा राज्यसभा में आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी। डीएमके सांसद एम मोहम्मद अब्दुल्ला ने कल अपना भाषण पूरा नहीं किया था समय की वजह से, लिहाजा आज वो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उच्च सदन में कल कांग्रेस के पी चिदंबरम ने आम बजट पर चर्चा की शुरुआत की थी, जिसके बाद बीजेपी के अरुण सिंह, जेडीएस के एचडी देवेगौड़ा समेत कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस समेत विपक्ष ने जहां बजट की आलोचना की, वहीं सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल भी उठाए। वहीं सत्ता पक्ष ने बजट को दूरदृष्टि वाला बजट बताते हुए कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी, लिहाजा यह आज भी जारी रहेगी और वित्त मंत्री 11 फरवरी को
उच्च सदन में आम बजट पर चर्चा का जवाब देंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट उन्होंने पेश किया था, जिसके बाद अब संसद के दोनों सदनों में आम बजट पर चर्चा जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे मेरे सहयोगी सूरज मोहन झा का राज्यसभा के अपडेट के लिए। सूरज, राज्यसभा की कार्यवाही की बात करें तो आम बजट पर सामान्य चर्चा राज्यसभा में आज भी जारी रहेगी। इसके अलावा क्या कुछ खास आज के राज्यसभा के एजेंडे में? पराक्रम, अगर हम बजट सत्र की बात करें तो तकरीबन 1 साल बाद हो रहा है कि राज्यसभा में निर्बाध तरीके से बगैर किसी शोर शराबे के सदन का काम काज बेहतरीन तरीके से चल रहा है और सभी जो चर्चाएं हैं वो अच्छी तरह से चल रही हैं। अगर हम आज के कार्यसूची की बात करें पराक्रम, तो आज 10 बजे जब सदन बैठेगा तो महत्वपूर्ण जो दस्तावेज हैं मंत्रालयों से जुड़े हुए वो सदन के पटल पर रखे जाएंगे। उसके साथ ही संसदीय समितियों की कुछ रिपोर्ट्स हैं वो भी आज सदन में राज्यसभा में रखी जाएंगी, जिसमें शिक्षा संबंधी संसदीय समिति से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रतिवेदन भी शामिल है। उसके बाद आज राज्यसभा में सभापति की अनुमति से सांसदों को जनहित से जुड़े हुए मुद्दे उठाने की अनुमति दी जाएगी और 11 बजे तकरीबन प्रश्नकाल लिया जाएगा, जहां कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों से सवाल पूछे जाने हैं, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आज पूछे जाएंगे। और जिस तरह से सदन चल रहा है तो ये पूरी उम्मीद है कि प्रश्नकाल बहुत अच्छी तरह से आज चलेगा। अगर हम आगे के कामकाज की बात करें तो जैसा आपने बताया था पराक्रम, अभी की बजट पर जो सामान्य चर्चा है वो राज्यसभा में कल से शुरू हो गई है, उस पर आज चर्चा फिर जारी रहेगी। अगर हम कल की बात करें तो हमने कल देखा था प्रधानमंत्री ने जब राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया, उसमें उन्होंने तमाम जो बिंदु थे उन्होंने जो है लोकतंत्र से लेकर अभिव्यक्ति की आजादी तक की बात की, उन्होंने गरीबी से लेकर विकास तक की बात की, उन्होंने तमाम बिंदुओं को छुआ। जो 11.5 घंटे चर्चा राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पे चला था उसका जवाब उन्होंने दिया और जो विपक्षी दल के तमाम आरोप थे उन सभी आरोपों को उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट उसका उन्होंने वहां जवाब दिया। उन्होंने लोकतंत्र की बात की, परिवारवाद की बात की, अभिव्यक्ति की आजादी की बात की, गरीबों के कल्याण की बात की, साथ में कोरोना काल में जो एक महा आपदा देश में आई थी उसको किस तरह से भारत सरकार ने उससे निपटा है, वैक्सीनेशन जो हमारे देश में एक तीव्र गति से हुआ और विश्व के तमाम देशों को हमने न केवल अपने यहाँ वैक्सीनेशन किया बल्कि उनको भी उपलब्ध कराया, उसका उन्होंने जिक्र किया। तो इस तरह के बिंदुओं को छुआ। उसके बाद हमने देखा सामान्य बजट पर चर्चा शुरू हुई और बजट पर चर्चा की शुरुआत की पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भारत सरकार के बजट की आलोचना की। उन्होंने कहा कि आंकड़ों को सही तरीके से पेश नहीं किया जा रहा है, जो तस्वीर होनी चाहिए उसे नहीं दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विनिवेश को लेकर या धन अर्जन करने को लेकर जो नीति है उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन साथ में रोजगार जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सरकार को उस ओर ध्यान देना चाहिए। 2 करोड़ रोजगार की बात कही गई थी, उस ओर सरकार का ध्यान होना चाहिए। रोजगार एक गंभीर समस्या है देश की। सूरज, इस पर और विस्तार से आपसे जानेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। चर्चा को मैं अब स्टूडियो से शुरू करना चाहूंगा। अजय जी, हमने देखा जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब को पूरे देश ने सुना और उसके बाद आम बजट पर अब चर्चा जारी है। ऐसे में सरकार की नीतियां, सरकार की योजना और देश के विकास को लेकर के सरकार के जो प्रयास हैं, विपक्ष कहीं ना कहीं उसमें हमलावर है। और यदि बात करें बेरोजगारी की, बात करें महंगाई की, तो ये तमाम ऐसी गंभीर समस्या है जिस पर गंभीरता से सोचा जाना जरूरी है, काम किया जाना जरूरी है। क्या जवाब देंगे? कल महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे ढंग से विस्तार पूर्वक और बिंदुवार विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दिया है। जी, अपने संबोधन में उन्होंने देश की समस्याओं की तरफ भी इंगित किया है और उसके लिए जो केंद्र सरकार उपाय कर रही है उसका भी उन्होंने माकूल जवाब दिया है। इस समय जो देश की राजनीतिक परिस्थिति है जी, उस परिस्थिति के संदर्भ में भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। देश को आगे ले जाने के लिए भारत सरकार ने विगत वर्ष में जो काम किए हैं उनका भी उन्होंने उल्लेख किया है जी। विशेष रूप से कोरोना काल की संकट की घड़ी में जो भारत सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं और जिससे कि भारतीयों की जान माल की रक्षा हुई है, भारतीयों के स्वास्थ्य की रक्षा हुई है और आज उसकी सराहना समूचा विश्व कर रहा है। और केवल सराहना ही नहीं कर रहा, विश्व भारत से मदद की अपेक्षा भी कर रहा है और भारत
वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आगे बढ़कर विश्व के उन सभी देशों को सहायता भी कर रहा है जी। और मार्गदर्शन भी कर रहा है। गरीब व्यक्ति के कल्याण के लिए भी जो पायलट योजनाएं हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है इस कोरोना काल में, उसका भी उन्होंने उत्तर दिया है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि संकट की घड़ी होने के बावजूद भी भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो भूखा सोया हो। भारत में जो गरीबों के लिए आवास की योजना थी वो भी प्रभावी ढंग से क्रियान्वित की गई है। और पिछले बजट में हर घर को नल से जल इस योजना का उल्लेख किया था माननीय वित्त मंत्री जी ने। उस योजना का भी प्रभावी क्रियान्वयन शुरू हुआ है। ऐसी तमाम बातें जो हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कही। उसके बाद बजट पर जब चर्चा प्रारंभ हुई तो बजट पर चर्चा प्रारंभ विपक्ष ने किया और पूर्व वित्त मंत्री ने जो चर्चा प्रारंभ करते हुए कहा तो उनके पास कोई नए तर्क नहीं थे, उनके पास कोई नए प्रश्न नहीं थे। घुमा फिराकर वही सारे पुराने मुद्दे, घुमा फिराकर वही महंगाई की बात, घुमा फिराकर वही सरकार के कार्यक्रमों पर प्रश्न चिन्ह लगाने का उन्होंने काम किया है। लेकिन आम जनता स्वयं महसूस करती है कि संकट होने के बावजूद भी सरकार ने बेहतर काम किया है, जन कल्याण के लिए काम किया है। और आम जनता पूर्व वित्त मंत्री द्वारा जो आंकड़ों का खेल खेला गया है उससे मैं समझता हूँ कि सहमत नहीं होगी, क्योंकि केवल आंकड़े के आधार पर ही नहीं, जमीन स्तर पर अगर हम आकलन करेंगे जी। तो केंद्र सरकार का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है और आगे के लिए भी बजट में उन सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं जिसके आधार पर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और दुनिया का अनुमान है कि अभी भी भारत सबसे तेज गति से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था है और आगे भी लगभग 3 सालों तक यह क्रम जारी रहने वाला है। ठीक है सुनील जी, प्रतिक्रिया चाहूँगा। विपरीत परिस्थितियों के बाद भी सरकार ने काम किया है और सरकार का जो कहना है कि ये जो आंकड़ों का खेल है, वास्तविकता कुछ और है। बेशक चुनौती भरा समय था लेकिन कोशिश ईमानदार की गई है। क्या प्रतिक्रिया देंगे? हमारा साथी राज्यसभा का सांसद जी, आप थोड़ा प्रधानमंत्री का वक्तव्य आप शो करेंगे तो मालूम हो जाएगा। प्रधानमंत्री डेवलपमेंट का बात छोड़ के डायरेक्टली कांग्रेस को लेके पूरा बात मैक्स 70% बात है कांग्रेस को लेके। आज देखिए जो बजटरी जो समस्या है कोविड के कारण गवर्नमेंट का समस्या हो सकता है, नो प्रॉब्लम है, इसको हम समर्थन करते हैं। आप तो देखिए हमारा एमपी फंड राज्यसभा लोकसभा दोनों का एमपी फंड सरकार को गवर्नमेंट को दे दिया। कोई हमारा 10 करोड़ रुपीस, नॉट 10 करोड़ रुपीस हर एमपी। इसमें आप देखिए जो डेवलपमेंट का बात जो आज निर्मला सीतारामन जी जो बोल रहा है कि नया भारत, प्रधानमंत्री बोला नया भारत करेंगे, तो नया भारत कैसे होगा? जो आज देखिए जो हमारा गवर्नमेंट का जो संपत्ति है, एयर इंडिया अरे अदर्स जो है ये आज प्राइवेटाइजेशन में हो गया। आज देखिए 2%, 1% जो रिच पर्सन 1%, इंडिया में 1% भी नहीं है, उससे भी कम है, उसका ऊपर उसका हाथ में पूरा जिम्मेदारी चला गया। गवर्नमेंट कैसे आज को कोई प्राइवेटाइजेशन को कंट्रोल कर सकता है? गवर्नमेंट आप देखिए बहुत कुछ है गवर्नमेंट को, स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य से जो हेल्थ में गवर्नमेंट कोई प्राइवेटाइजेशन नर्सिंग होम और प्राइवेट कॉलेज और कुछ होने के कारण बनाने वाले को गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करना है जो हम पब्लिक को 20%, 10% पब्लिक को हम सर्विस देंगे। ठीक है, बोलिए आप बोलिए ऐसा कोई नर्सिंग प्राइवेटाइजेशन हॉस्पिटल है जो गवर्नमेंट पब्लिक को बेनिफिट मिले पैसा छोड़ के? ऐसा नहीं है। आज हर आप देखिए पूरा गरीब का
भाई जानते नहीं आप किसान का लड़का है, किसान घर से मैं आया हूँ। आज किसान के लिए जो किसान का आय दुगुना कैसे होगा जी, कहाँ 2022 से का होगा लक्ष्य रखा दुगुना? गया था। ठीक है, अजय जी से आज इस पर मैं जवाब किसान लूंगा। का ठीक है, आज के आप देखो हर चीज में दाम बढ़ाया जी। ओनली गेहूं धान छोड़ के हर जो कच्चा माल है उसको ऊपर नो कंट्रोलिंग, एमएसपी कहाँ कंट्रोलिंग है, गवर्नमेंट का कंट्रोलिंग कहाँ है? गवर्नमेंट आज किसान का जो औलाद है जी। आज देखिए पार्लियामेंट में आम और किसान बिल रुकने के लिए हर एमपी सरकार को पास डिमांड किया, आप बात करने के लिए आप ये रुको, ठीक ये है, तुम करने ठीक का है, सरकार जरूरत ने नहीं मान है। भी लिया, वो जरूरत समय नहीं लगाया। है, हमको नहीं बात माना, हम जनप्रतिनिधि है, हमको बात नहीं माना। आप देखो किसान आंदोलन उसका जीवन बाजी रख के ठीक है, जो आंदोलन करके दिया, आज सरकार का क्या हुआ? ठीक है सुनील उसका जी। डेवलपमेंट कहां पर ठीक है, किया? ठीक है। आज का किसान का पर सरकार को डिमांड माना ठीक है पड़ा। सुनील जी। रामकृपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामकृपाल जी, सत्ता पक्ष के अपने तर्क हैं, विपक्ष के अपने तर्क हैं, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि किसानों की समस्या भी देश के सामने है, बेरोजगारी की समस्या भी है, महंगाई की भी एक समस्या है। लेकिन कोरोना की चुनौतियों के बीच जो कुछ प्रयास किए गए, उनका आकलन कैसे करेंगे आप? देखिए पराक्रम जी, ये बजट सत्र है और बजट सत्र में मुख्य रूप से जिस तरह से होता है, राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं, फिर उनका उस पर चर्चा होती है और पक्ष विपक्ष अपने अपने तर्क रखता है। मोदी जी ने भी किया और उसके बाद बजट की चर्चा होती है। ठीक है, एक बात मोदी जी ने जो संसद में कही थी, जो सच है कि किसी भी लोकतंत्र में विरोध और आलोचना, ये इसका आदर किया जाना चाहिए, लेकिन अंध विरोध और अंध आलोचना ये लोकतंत्र का अनादर है। तो मैं समझता हूं कि देखिए पूरी दुनिया में कोई भी धरती का टुकड़ा ऐसा नहीं होगा जहां आप ये कहें कि सब चीजें हासिल हो गई हैं, वो स्वर्ग हो गया है। विकसित से विकसित देश के सामने भी चुनौतियां रहती हैं जी। हम भारतवर्ष भी चुनौतियां उसके सामने हैं और चुनौतियां हमेशा रहेंगी। लेकिन देखना यह चाहिए कि हम प्रगति और विकास के मार्ग पर दुनिया जिस रफ्तार से चल रही है उसमें हम क्या पिछड़ रहे हैं या हम अच्छी तरह चल रहे हैं। ठीक है, जो भी मुद्दा अभी सरकार तो अपनी तारीफ करेगी, विपक्ष उसकी आलोचना करेगा, लेकिन मेरा ये कहना है जैसा आपने भी अब कहा और सारी, देखिए दो चीजें होती हैं जी। महंगाई का जो एक इन्फ्लेशन रेट आता है उसमें सारी चीजें जुड़ी होती हैं। फिर यह कहना कि फलाना चीज महंगी हो गई, कहना ओवरऑल कम से कम इस सरकार में आज भी मैं समझता हूं कि वो 6% के नीचे है इन्फ्लेशन। तो ये मानना चाहिए अमेरिका में इन्फ्लेशन जो है 7% पहुंच गई जी। बताइए इतनी बड़ी इकोनॉमी में सब कुछ है। तो हमारा ये कहना है कि हो सकता है कोई भी काम करता है तो 100% सही नहीं हो सकता, उसमें कुछ कमियां रहती हैं। आप आलोचना कीजिए लेकिन राष्ट्र को हमेशा ऊपर रखिए। अगर राष्ट्र कुलाचे भर रहा है, इतनी बड़ी महामारी के बावजूद हमने कोरोना की वैक्सीन भी निकाली, कंट्रोल भी किया, तो मेरा मानना है कि रचनात्मक विरोध होना चाहिए, विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। ठीक है। और प्रधानमंत्री ने ठीक है जैसा कहा जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस को बहुत समय दिया, उसी पर ज्यादा रहे। मेरा यह कहना है कि जिस सदन में जो जो बातें उठाई गई थी प्रधानमंत्री ने उन्हें उस सदन में उन्हीं मुद्दों का जवाब दिया है। ठीक है। तो ये किसने क्या चीजें कही, हो सकता है किसी ने बहुत कम बोला हो लेकिन उसने इतनी बड़ी बात कह दी हो कि जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसका जवाब देना बहुत जरूरी था। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई पार्टी नहीं देखनी चाहिए। जो बातें जिस सदन में कही गई थी, जितनी महत्वपूर्ण थी, उनका बिंदुवार, लोकसभा में उनका बिंदुवार उत्तर दिया, राज्यसभा में भी दिया, और राज्यसभा में आज आम बजट पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी। और अब बात लोकसभा की करते हैं। लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे शुरू होगी। अब हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि आज लोकसभा के एजेंडे में क्या खास रहने वाला है।
आम बजट 2022-23 पर लोकसभा में चर्चा आज तीसरे दिन भी जारी रहेगी। सदन में शिक्षा, महिला, बाल, युवा कार्यक्रम और खेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश किए जाएंगे। साथ ही सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की कार्यवाही का सारांश भी पेश किया जाएगा। सभा पटल पर मंत्रालयों की और विभागों से संबंधित अहम पत्र रखे जाएंगे और प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी लोकसभा में पूछे जाएंगे। साथ ही सदस्य नियम 377 के अधीन मामले उठाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी के पास चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि लोकसभा में आम बजट 2022-23 पर चर्चा आज तीसरे दिन जारी रहेगी। जैसा कि हमने आपको बताया, 7 फरवरी को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने चर्चा की शुरुआत की थी, जिसके बाद बीजेपी के निशिकांत दुबे, डीएमके के दयानिधि मारन और टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय ने चर्चा में हिस्सा लिया। दूसरे दिन 8 फरवरी को शिवसेना के धैर्यशील माने ने चर्चा को आगे बढ़ाया, जिसके बाद चर्चा में विभिन्न दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया, लेकिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई है, लिहाजा ये चर्चा आज भी जारी रहेगी। लोकसभा में वित्त मंत्री 10 फरवरी को चर्चा का जवाब देंगी और लोकसभा से की कार्यवाही से जुड़ी हुई ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करेंगे मेरे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता का। संसद भवन परिसर में मौजूद है अमरेंद्र। लोकसभा की कार्यवाही में आज क्या खास रहने वाला है अमरेंद्र? पराक्रम, जिस तरह से आज संसद के बजट सत्र का 8वां दिन है और कुल मिलाकर के कामकाज के लिहाज से माना जाए तो खासा अच्छा देखा जा सकता है अभी तक का सत्र। जिस तरह से माननीय सांसद पक्ष हो या विपक्ष हो संसद में बैठकर, सदन में बैठकर कामकाज निपटा रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है। साथ में प्रश्नकाल में भी काफ़ी अच्छे सवाल किए जा रहे हैं, जिसका जवाब सत्ता पक्ष की ओर से दिया जा रहा है। अगर कल की बात करें तो पराक्रम, कल प्रश्नकाल अति महत्वपूर्ण काल होता है संसदीय प्रक्रिया में और कल प्रश्नकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अब तक 2.5 करोड़ आवास बना दिए गए हैं, जबकि उन्होंने कांग्रेस का हवाला देते हुए कहा गिरिराज सिंह जी ने कि पिछले 30 सालों का आंकड़ा जो है काफी कम है। इसके अलावा प्रश्नकाल की बात करें तो कई और विभिन्न मुद्दों के सवाल उठाए गए, लेकिन संसदीय प्रक्रिया में जिस तरह से कामकाज बढ़ाया जाता है, कल बजट सामान्य बजट पर भी चर्चा हुई। लोकसभा की आज की कार्यवाही की बात करें तो लोकसभा के आज के एजेंडे में क्या खास चीजें हैं? वैसे आम बजट पर सामान्य चर्चा लोकसभा में जारी रहेगी, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों की गंभीरता को कैसे देख रहे हैं आप? सदन पराक्रम, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि संसद का बजट सत्र चल रहा है, काफी गंभीर और सकारात्मक तरीके से इस बार का बजट सत्र चल रहा है। और अगर माने कि सत्ता पक्ष जहां बजट की अच्छाइयां, बजट की खूबियों की चर्चा कर रहा है, जहां इस बजट को आत्मनिर्भर भारत वाला बजट बता रहा है, वहीं अलग अलग मुद्दों की चर्चा की जा रही है। वहीं विपक्ष की तरफ से अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो कोविड काल के दौरान जिस तरह की भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है उस पर सवाल किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें किसानों का इतना लंबा आंदोलन देश ने देखा, उसके बाद किसानों के कई मुद्दों की चर्चा विपक्ष के सांसदों ने की है। एमएसपी को लेकर सवाल उठाए गए विपक्ष की तरफ से और एक माननीय सांसद ने तो यहां तक सदन में बोला कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये 2 अहम पहलू हैं, इसलिए वित्त मंत्री को ये प्रयास करना चाहिए या तो बजट के बाद कोई संयुक्त सत्र बुलाकर इस पर बात करनी चाहिए या बजट से अलग से एलोकेशन करना चाहिए। लेकिन कल की बात, जैसा मैंने बताया कि आपको, कल काफी सकारात्मक तरीके से सत्ता पक्ष ने अपनी बात रखी और विपक्ष ने उस पर जो रिएक्ट किया वो भी काफी पॉजिटिव था। कल पूर्व केंद्रीय मंत्री, वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने जहां 2007-8 में जो वित्तीय संकट यूपीए सरकार में देखा गया था, उसकी चर्चा करते हुए बोला कि ये जो है आत्मनिर्भर भारत के रोड मैप वाला बजट है, जिसमें हर सेक्टर की बात की गई है। उन्होंने कोविड काल के दौरान भारत सरकार के द्वारा उठाए गए मुद्दों की बात करी। इसके अलावा किसानों के हर मांग को उन्होंने कहा कि एमएसपी देने की बात की गई है। इसके अलावा जिस तरह से डिजिटलाइजेशन की ओर देश बढ़ रहा है उसकी चर्चा भी की गई है। तो कुल मिला के आज का भी जो चर्चा है वो काफी सकारात्मक रहने वाली है और आज प्रश्नकाल में भी काफी अहम सवाल किए जाने हैं। कई संसदीय समिति की रिपोर्ट आनी है, नियम 377 के तहत चर्चा की जानी है और शून्यकाल भी आना है। लेकिन एक अहम सवाल जो आज का प्रश्नकाल है उसमें पराक्रम, आपको मैं ये बता दूं कि लगभग जितने सवाल हैं, जिस भी मंत्रालय से सवाल हैं, चाहे सार्वजनिक कार्य मंत्रालय, चाहे संचार मंत्रालय, कहीं ना कहीं बजट की झलक जरूर प्रतिबिंबित
प्रतिबिंबित होती है, क्योंकि बजट चूंकि अभी आया है तो उससे जुड़े हुए सवाल, जैसे कि रेलवे मंत्रालय का एक सवाल है, उसमें कई माननीय सांसद विभिन्न मसलों पे सवाल करने वाले हैं। इसमें रेलवे के डेवलपमेंट की बात की जानी है, रेलवे की नई विकास की क्या क्या योजना है, कौन कौन सी लाइन कर्नाटक में बिछाई जानी है और कौन कौन सी परियोजनाओं को इस बजट के बाद सरकार पूरा करने जा रही है। जिस तरह से बजट में अभी पिछले दिनों जो रेलवे को 1,35,000 करोड़ रुपए का जो एक्स्ट्रा कैपिटल इनकम सपोर्ट दिया गया है, उसके बाद परियोजनाओं की बात की गई कि पिछले दिनों रेल मंत्री ने भी कहा था कि अब रेल की जितनी भी रुकी हुई परियोजना है उसको पूरा करने में ये बजट काफी ठीक है। अमरेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ और विस्तार से आपसे लोकसभा का अपडेट हम लेंगे। और अजय जी, जैसा कि हमारे सहयोगी ने अभी बताया कि प्रश्नकाल में रेल मंत्रालय को लेकर के कई सारे सवाल आज लोकसभा में भी होने हैं। देखिए, जब संसद का बजट सत्र चलता है तो सदन की कार्यवाही का एक एक पहलू महत्वपूर्ण होता है और उसमें जनहित से जुड़े हुए विकास की बात की जाए, सरकार के प्रयासों की बात की जाए, जो कमियां हैं वो गिनाई जाए। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र का स्वरूप है और संसद उसकी सर्वोच्च संस्था भी है। जवाबदेही की जब हम बात करते हैं, फिर चाहे बात हो शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, तमाम सारी जो सुविधाएं जुटाने की, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की, तो उसमें सरकार के अपने तर्क हैं, विपक्ष के कुछ अपने तर्क हैं। लेकिन फिर भी जिम्मेदारी के साथ यदि हम सोचें कि जो परिस्थिति है उसका समाधान निकालना है, तो आप मानेंगे कि और ज्यादा बेहतर काम करने की भी जरूरत है हर दिशा में। आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि इस बार दोनों सदनों की कार्यवाही बहुत सुचारू ढंग से चल रही है। विपक्ष भी इसमें सहयोग कर रहा है, इसके लिए मैं विपक्ष को साधुवाद देता हूँ। कम से कम इस बार देश सदन के दोनों पटलों पर एक सार्थक बहस देख रहा है। हमारे साथी ने किसानों के संदर्भ में विषय रखा है, महंगाई के संदर्भ में विषय रखा है और रेलवे के संदर्भ में भी आपने बात किया है। मैं एक दो उदाहरण देकर ही अपनी बात इसके संदर्भ में पूरी करूंगा। जहां तक महंगाई का विषय है, तो अभी जैसे आदरणीय रामकृपाल सिंह जी ने उल्लेख किया है कि महंगाई की मार वैश्विक है। जो विकसित देश हैं वो भी इससे हैरान परेशान है और भारत तो विकासशील देश है। इतनी बड़ी आबादी और उसकी अनेक तरह की समस्याएं, उसके बीच में से रास्ता निकालना और फिर जो महंगाई की दर है, दुनिया के मानक पर अगर हम देखेंगे तो भारत की स्थिति अभी भी संतोषजनक है। दुनिया के अन्य देश, चाहे अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो, महंगाई से बेतहाशा परेशान है। उस दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत के जो महंगाई की दर है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी महंगाई को नियंत्रित करना चाहिए और सरकार ने कोरोना संकट होने के बावजूद भी महंगाई को उतनी तेजी से नहीं बढ़ने दिया। जहाँ तक किसानों का प्रश्न विषय उन्होंने उठाया है, तो कृषि के संदर्भ में जितना ध्यान, जितना बजट इस सरकार ने दिया है, इससे पूर्व की सरकारों ने नहीं दिया है। कृषि के क्षेत्र में नवाचार किया, किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम मिले, इसके लिए अनेक तरीके से प्रयोग किए। आज पूरे देश में 1600 से अधिक किसान रेल प्रारंभ की गई हैं। आज किसान वायु सेवा प्रारंभ की गई है। एक फसल एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की गई, जिसके माध्यम से बहुत सारे खाद्य प्रसंस्करण की इंडस्ट्रियां विभिन्न जिलों में स्थापित हो रही हैं, जिसके माध्यम से किसानों को उचित मूल्य भी मिलेगा, किसानों को रोजगार भी मिलेगा। जो लॉजिस्टिक है उसको भी मजबूत करने का प्रावधान पिछले बजट में किया गया था, उस दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है। जहाँ तक इस बजट की बात है, इस बजट में भी कृषि पर बोझ कम हो, कृषि हमारी सस्ती हो, इसके लिहाज से जो कृषि उपकरण हैं उनके दाम कम करने का निर्णय सरकार ने लिया है। और कृषि के उपकरण अगर सस्ते होंगे तो स्वाभाविक रूप से कृषि हमारी मजबूत होगी। साथ ही साथ किसानों को भरपूर बिजली मिले। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं अपने मध्य प्रदेश की बात करता हूँ, पहले किसानों को बामुश्किल 1 या 2 घंटे बिजली मिल पाती थी, लेकिन आज सिंचाई के लिए 10 घंटे कम से कम बिजली मिल रही है। और केवल ये मध्य प्रदेश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में फीडर विभक्तीकरण का जो कार्यक्रम बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार ने चालू किया था, उसका लाभ पूरे देश के किसानों को मिल रहा है। और इस बजट में ड्रोन तकनीक का एक नवाचार सरकार ने प्रारंभ करने की घोषणा की है। उस ड्रोन तकनीक के माध्यम से किसानों को भी मजबूती मिलेगी, उनके जो आपसी जमीनी विवाद है उनका भी निराकरण होगा और खेती किसानी में भी इसका
सार्थक उपयोग हो सकेगा। रेलवे के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश में मेरे गृह जिले में ही ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन एक बहुत पुरानी परियोजना है और इसका अगर कालखंड की हम गणना करें तो आज़ादी के समय से ही इस परियोजना की चर्चा हो रही थी, लेकिन ये परियोजना अगर आज तेज गति पकड़ी है तो केवल आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में इस परियोजना ने गति पकड़ी है। और इस परियोजना के लिए इस बार मध्य प्रदेश के अंदर 12,000 करोड़ रुपया रेल विभाग ने प्रावधान किया है और इसके माध्यम से बहुत सारे जो रेल के विषय हैं जो मध्य प्रदेश में वर्षों वर्ष से लंबित थे, क्योंकि मध्य प्रदेश देश के बीच का हृदय प्रदेश है और इसके कारण वहाँ पर रेलवे की जो सघनता होनी चाहिए देश के अन्य भागों के तुलना में बहुत कम थी, लेकिन अब मोदी सरकार ने प्रावधान किया है जिसके माध्यम से अब मध्य प्रदेश भी भारत के रेल के नक्शे पर उभरेगा, जिससे हम कह सकते हैं कि मोदी सरकार देश के हर कोने पर ध्यान दे रही है, मोदी सरकार देश के हर वर्ग पर ध्यान दे रही है। सुनील जी से जवाब ले लेते हैं। सुनील जी खुद किसान हैं और सुनील जी कोरोना के विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जो कोशिशें की गई हैं वो कोशिशें बेहतरी के लिए की गई हैं और उसमें जो प्रयास हैं वो प्रयास ऐसे हैं कि मजबूती मिल सके हमारे देश के अन्नदाता को भी। और हम ये देख रहे हैं कि इस बजट में जो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की बात की गई है, किसानों की जो एमएसपी है उसको भी सुनिश्चित करने की बात कही गई है। तो अब क्या प्रतिक्रिया है आपकी कोशिशों पर? कैसे सुनिश्चित होगा आप बोलो, कैसे सुनिश्चित होने का तो सिस्टम चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आज फर्टिलाइजर के बारे में बोलो, फर्टिलाइजर में आगे जो पहले सब्सिडी था अभी नहीं है, फर्टिलाइजर सब्सिडी नहीं आए। कृषि सिंचाई योजना प्रधानमंत्री, आप बोलिए, हमारा साथी को भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप बोलो जे कृषि सिंचाई योजना कहाँ पर लागू होगा, कहाँ पर, कौन स्टेट पर लागू हुआ है। आज किसान कुछ गवर्नमेंट का पास भीख नहीं मांगता है, किसान चाहिए फर्टिलाइजर, चाहिए पानी, चाहिए कृषि सिंचाई योजना के लिए, ये तो किसान को देना है। और जो उसका एमएसपी हर किसान का खेती का फसल का ऊपर एमएसपी एक गवर्नमेंट को ये नजर देना है। 2 करोड़ 37 लाख रुपए का प्रावधान की बात वित्त मंत्री ने कही थी बजट भाषण पढ़ते हुए कि किसानों को एमएसपी जो दी जाएगी 2 करोड़ 37 लाख ओनली फॉर राइस और पैडी, ओनली फॉर राइस और पैडी। वो भी 1 करोड़ 63 लाख किसानों को सीधे उनके खातों में 2 करोड़ 33 लाख रुपया दिया जाएगा। नहीं, वो तो सही है। वो गेहूं और राइस के छोड़ के आप देखिए, आप मध्य प्रदेश का आपका बात ही बोल रहे हैं, आपका ऊपर टमाटो अगर जो खेती का टाइम में वो रास्ता में फेंक देता है, रास्ता ऊपर चला जाता है, 2 रुपया किलो। उसको कॉस्टिंग है खेती का बनाने का कॉस्टिंग है 6 रुपया जी, 10 रुपया, और वो बेचने का है 2 रुपया। इसके कंट्रोलिंग, इसको संरक्षण के लिए गवर्नमेंट क्या किया? जो आज देखिए खेती का फसल जो बनाता है किसान, उस टाइम में दाम मिडिलमैन जो है, जो मिडिलमैन है, और मिडिलमैन अपना फायदा लेने के लिए सब मिलके किसान का फसल का दाम कम कर देते हैं। इस टाइम में गवर्नमेंट को नजरदारी करना पड़ेगा, जे ये माल हम संरक्षण करें। आज किसान मंडी में इसी का व्यवस्था होना चाहिए। गवर्नमेंट इस बजट में आप देखो, बजट में किसान के लिए कुछ नहीं है, मध्यवित्त के लिए कुछ नहीं है। आप एक बात है, आज आप जो बात बोले आपको 100% समर्थन करते हैं। जे आप बोले जे आज किसान इंडिया एग्रीकल्चर लैंड है, हमारा खेती का फसल है, हमारा गेहूं धान है, इसलिए हमारा कोविड का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, पब्लिक का ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक, पब्लिक का ऊपर इफेक्ट नहीं हुआ। इस कारण हमारा खाने का चीज हमारा घर में है, खाने का चीज हम घर में है, तो क्या है, डर क्या है? इसलिए गवर्नमेंट को आज जो प्राइवेटाइजेशन करना चाहता है, आज 1% का ऊपर जिम्मेदारी छोड़ने वाला है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज बहुत मेहनत करके, बहुत कोशिश करके गवर्नमेंट अपना पास ले लिया। आज प्राइवेटाइजेशन बात नहीं सुनेगा। ठीक है सुनील जी, वो अपना फायदा लेने के लिए चर्चा में बने हुए सुनील जी, उनको भी ले लेते हैं। नंबर 1 महंगाई
महंगाई कैसे कम होगा? आप बोलिए प्रधानमंत्री जो आवास योजना गिरिराज सिंह का बात आप बोले, जी। गिरिराज सिंह का बात बोले, जे 2.5 करोड़ रुपया 2.5 करोड़ आवास बनाने के लिए तैयार है। आप बजट देखो कितना है और 2.5 करोड़ डिवाइडेड करो, ठीक है, और डिवाइडेड करके देखो एक एक घर में 50-60 हजार का मामला है। ठीक है, ये बजटरी के साथ और उसको जो डिमांड, उसको जो बात, ये नहीं है। इस बार रामकृपाल जी देखिए, मैं यहाँ पर वही बात हो रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपनी बात रख रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि दर्शकों को वास्तविकता के आधार पर ये हम समझा पाएं कि संसद में सरकार जो नीतियां बनाती हैं, जो कोशिशें करती हैं, वो कोशिशें जब क्रियान्वयन लेती हैं, क्रियान्वयन का रूप लेती हैं, तो तस्वीर क्या कुछ होती है। जो तमाम सारी बातों का जिक्र, आपने दोनों की बातों को सुना, मैं चाहूंगा आपकी प्रतिक्रिया सर, विकास को लेकर के, गरीब तबके के उत्थान को लेकर के। बेशक चुनौतियां बहुत गंभीर है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो कुछ काम हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए पराक्रम जी, मैं आदरणीय दोनों सांसदों का सम्मान करता हूं, लेकिन एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए जी, कि समय बदल गया है। एक होता है जिसको कहते हैं ना, सच्चाई जो होती है, ट्रुथ इज ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। सच्चाई जो है वो विचार नहीं होती है, सच्चाई जमीन की होती है। अगर मकान बना है तो दिखेगा। आज की डिजिटल जमाने में आप ये देख लीजिए कि कोई भी सरकार अगर मकान नहीं बना रही है तो झूठ नहीं बोल सकती है। सड़क नहीं बन रही है, आप जान लीजिए डिजिटल जमाने में उसका पूरा का पूरा मैप और घर का सब लगता है। तो ये कह सकते हैं कि वो उतनी अच्छी तरह नहीं बना है या उसमें कमियां रह गई हैं, लेकिन ये कहना कि मकान बना ही नहीं, शौचालय बने ही नहीं, बिजली पहुंची ही नहीं, मैं समझता हूं कि अब वो दौर चला गया है। जिसको मिला है वो जानता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो देखिए, आज की डिजिटल इरा में वो दौर खत्म हो गया कि जब केवल कागजों पर मकान बन जाते थे और पता नहीं चलता था। आज वो स्थिति नहीं है। सारे पूरा डिजिटल इरा में आप दूर दूर तक देख सकते हैं कि मकान बना है कि नहीं। ये अलग बात है कि मकान में जितना खर्च होना चाहिए था उतना हुआ है कि नहीं, वो आधा अधूरा है, उस पर आप बात कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसे देखिए इस बात का है, समस्याएं सब जगह पे है। कोई भी आज की तारीख में पूरी दुनिया में कोई भी किसान के सारे माल को आप कहें कि उसकी सब्जी, दूध, मछली, जो कुछ भी है, चावल, धान, गेहूं, टमाटर, कोई भी सरकार दुनिया में सब नहीं खरीद पा रही है भाई, कोई भी नहीं होती। ये पेरिशेबल कमोडिटीज होती हैं जो आज से नहीं, 70 सालों से नहीं, हजारों सालों से चल रहा है कि जब बम्पर पैदावार होती है तो उसका दाम कम मिलता है। निश्चित तौर पर बिचौलियों को खत्म किया जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि छोटे किसानों के हितों के लिए इस सरकार ने जो जो प्रयास किया है, देखिए अब नागपुर का संतरा किसान दिल्ली में भेज सकता है और 1 दिन में 2 दिन में वो पहुंच जाएगा। ठीक है, विशेष ट्रेनें चलाई गई ताकि जो स्थानीय उपज है वो सब जगह पे पहुंचे, उसको एक अच्छी मंडी मिले। इसमें देखिए प्रयास हो रहे हैं। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि जो पहले नहीं था, शुरुआत तो हो रही है ना, कहीं प्रयास तो किया जा रहा है। अब वो बड़ी लंबी राह है। ठीक है, रामकृपाल जी, यहाँ पर मंडल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मंडल जी बहुत संक्षेप में अपनी बात रखेंगे, फिर रिपोर्टर इनपुट लेना। आपका बात हम मान लिया जी। जे आप कोशिश कर रहा है, ये बात सही है। ठीक है, आप जो बात बोले जे कोशिश कर रहा है, ये बात हम मान लिया। देखिए, कोशिश के साथ दोनों जो हम बोले और हमारा जो बजटरी रुपया है, इसके साथ तो रिलेशन होना चाहिए। ये बात हम बोलना चाहता है। आपको मालूम है जो हर चीज पर गवर्नमेंट का ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, किंतु इसी नहीं, हम ऐसा नहीं बोलना चाहता है जे गवर्नमेंट का बजटरी रुपया किसान के लिए आप देखो क्या है। बजटरी में रुपया में आप बोलिए, आप बहुत अच्छा बात बोलते हैं, हम आपको रेस्पेक्ट करके हम बोलते हैं। ये बजटरी जो रुपया है और प्रधानमंत्री और अर्थमंत्री सीतारामन जी जो बोला, इसके साथ आप रिलेशन करके देखो कितना फर्क है। ठीक है, आप डिजिटल इंडिया ओके,
अब मान लेता है, किंतु इसके साथ तो एक एक घर में कितना रुपया है, उसके साथ 2.5 लाख घर बनाना, ठीक है। इसके साथ तो रुपया का रिलेशन होना चाहिए। आपके पास बजटरी रुपया नहीं है तो आप कैसे बनाएंगे? ठीक है, आप बोलने तो नहीं अजय होगा। प्रताप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जो प्रधानमंत्री आवास के संदर्भ में मेरे मित्र ने उल्लेख किया है, जी। तो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी ने जो बताया है, तो उनके कथन अनुसार 2.5 करोड़ घर बन चुके हैं और इसको कोई छुपा इसलिए नहीं सकता क्योंकि घरों का जो भुगतान होता है किस्तवार, वो जियो टैग होने के पश्चात होता है। तो आप पोर्टल में जाइए, आपको एक एक घर की स्थिति आईने जैसे साफ दिखाई देगी। और जहां तक इस बार बजटरी प्रोविजन की बात है, तो इस बार बजट में 80 लाख नए मकानों का प्रोविजन किया गया है। तो 80 लाख नए मकान बनाना इस बार का हमारा लक्ष्य है। और जो टमाटर की खेती की बात किया, तो बीते दिनों की बात कर रहे हैं वो। आज आप मध्य प्रदेश में आइए, आपका स्वागत है। आपको सड़कों पे टमाटर नहीं दिखाई देगा। आज टमाटर अगर मध्य प्रदेश में दाम नहीं मिल रहा है, तो हिंदुस्तान के जिस कोने में भी किसानों को अच्छा दाम मिल रहा है, तो किसान रेल सेवा के माध्यम से और जो लॉजिस्टिक की आप चर्चा कर रहे हैं, आज मध्य प्रदेश में उतना लॉजिस्टिक मजबूत हुआ है कि किसान अपनी फसल को सुरक्षित भी रख सकता है, एक लंबे समय तक संरक्षित में रख सकता है। ये आपका, आप देखिए, अब मान लिया ये टोमेटो का दाम अभी अदर स्टेट में चला जाता है, ठीक है। आपको उसी करने के लिए अदर स्टेट में जाने से तो अदर स्टेट में भी तो होता है ना, जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, जी, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री कहाँ है, कहाँ जाएगा? फसल का उत्पादन हर देश में तो होता रहता है। एग्रीकल्चर, आज देखिए टमाटो सॉस 100-200 रुपया का मामला है, हाफ लीटर का, 1 लीटर का। तो ये अब दाम कम, कभी कम होता है क्या? नहीं होता है। इसके साथ हम चाहते हैं गवर्नमेंट का बजटरी रुपया में, बजटरी सिस्टम में एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री का ऊपर कोई सीतारमण जी, कोई प्रधानमंत्री जी नहीं बात बताया। ठीक है, नहीं बताया। ठीक है अजय जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहेंगे इसको लेकर के। जिस विषय की ओर इंगित कर रहे हैं किसानों के संदर्भ में, जी, तो मैंने पूर्व में बताया कि किसानों के संदर्भ में केंद्र सरकार बहुत गंभीर है और जिन दलालों को ख़त्म करने की बात कही है, अभी उन्होंने किसान आंदोलन का उल्लेख किया। किसान आंदोलन जिन बिलों के खिलाफ हो रहा था, उसमें से जो पहला बिल ही है, वो मंडियों से दलालों को ख़त्म करने के संदर्भ में ही था। किसानों को ये सुविधा दी गई थी कि वो फसल चाहे मंडी में बेचें, चाहे बाजार में बेचें, चाहे अपने घर में बेचें, और इससे दलाली पूरी तरीके से ख़त्म होने वाली थी। लेकिन विपक्ष ने और कुछ आंदोलनजीवी लोगों ने देश के किसानों को गुमराह किया और इस बिल के माध्यम से किसानों को जो ताकत मिलने वाली थी, जो सुविधा मिलने वाली थी, उस सुविधा को उन्होंने समाप्त किया। और बहुत सारे भोले भाले लोग इस बात को समझ नहीं पाए और आज सरकार को बिल वापस लेने पड़े, क्योंकि एक देश के अंदर सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक पार्टी है। सरकार ने 2022 तक किसानों के जी बोलिए। आपका बात आप मान लिया, बहुत अच्छा। ये आप देखिए, पार्लियामेंट में खुद आप नहीं, आप सरकार का है जी, वो विरोधी। देखो, गवर्नमेंट का असली दोस्त कौन है? गवर्नमेंट का असली दोस्त है विरोधी। बिल्कुल, विरोधी हो असली दोस्त। आपका गलत वो समझा देगा। ये बात आप करना नहीं चाहता है, ठीक है। इसीलिए कहा गया हमारा बात नहीं माना, हमारा बात आपका बात नहीं माना। पार्लियामेंट का अंदर में, गणतंत्र का मंदिर में हमारा बात, हम जनप्रतिनिधि। देखिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। सरकार के प्रयास बेशक जिस दिशा में भी हो, लेकिन बहुत जरूरी है कि एक ऐसा विपक्ष हो जो कि समय समय पर आगाह करे सही चीज के लिए। और इसमें हित जो है वो जनता का हित महत्वपूर्ण है, गरीब का हित महत्वपूर्ण है। और जब हितों की लड़ाई होती है तो उद्देश्य जब सार्थक होता है तो उसका समाधान निश्चित रूप से बेहतर होता है। और इस बेहतरी की उम्मीद के साथ, जैसे कि संसद की तस्वीर देखने को मिल रही है, उम्मीद करते हैं गंभीर चर्चा हमें देखने और सुनने को मिले। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अजय प्रताप सिंह जी और सुनील कुमार मंडल जी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राम कृपाल जी आपका भी। और
अब आपको बताते हैं, लोकसभा में आज वाणिज्य और उद्योग, संचार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, पृथ्वी विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, रेल और वस्त्र मंत्रालय से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। सांसद कुंवर दानिश अली संचार मंत्रालय से बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनरुद्धार से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद किंजरापू राम मोहन नायडू रेल मंत्रालय से कोटिपल्ली से नरसापुर रेड लाइन से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद ए गणेश मूर्ति वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वास से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद सीपी जोशी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से भंडागारों के निर्माण से संबंधित सवाल लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछेंगे। वहीं सांसद दिया कुमारी इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 से संबंधित सवाल आज प्रश्नकाल के दौरान पूछेंगी। जबकि सांसद अरुण साव रेल मंत्रालय से विकास कार्यों के लिए धनराशि से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद भर्तृहरि मेहताब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से डिजिटल वाणिज्य के लिए ओपन नेटवर्क से संबंधित सवाल आज प्रश्नकाल के दौरान पूछेंगे। जबकि सांसद धनुष कुमार वस्त्र मंत्रालय से परिधान और वस्त्र निर्यात से संबंधित सवाल आज पूछेंगे। सांसद मनीष तिवारी संचार मंत्रालय से बीएसएनएल और एमटीएनएल को हुई हानि से संबंधित सवाल आज प्रश्नकाल के दौरान पूछेंगे। जबकि सांसद नवनीत रवि राणा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से मौसम का सटीक पूर्वानुमान से संबंधित सवाल आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछेंगी। जबकि सांसद एकेपी चंद्रराज रेल मंत्रालय से लग्जरी ट्रेनों में मानार्थ यात्रा से संबंधित सवाल लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पूछेंगे। सांसद डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से साइबर हमले से संबंधित सवाल आज पूछेंगे। सांसद राजू बिष्ट वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से चाय बागान कामगारों के कल्याण से संबंधित सवाल आज प्रश्नकाल के दौरान पूछेंगे। जबकि सांसद राजेंद्र डेडिया गावित वस्त्र मंत्रालय से वस्त्र उद्योग में कामगारों के पारिश्रमिक से संबंधित सवाल आज पूछेंगे। सांसद तालारी रंगैया वस्त्र मंत्रालय से हथकरघा स्कूल संकुल के विकास से संबंधित सवाल आज प्रश्नकाल के दौरान पूछेंगे। जबकि सांसद सप्तगिरी शंकर उलाका रेल मंत्रालय से विस्टडोम कोच से संबंधित सवाल आज प्रश्नकाल के दौरान पूछेंगे। सांसद गोपाल शेट्टी कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से नियमों के अनुपालन से संबंधित सवाल आज प्रश्नकाल के दौरान पूछेंगे। सांसद प्रज्वल रेवन्ना रेल मंत्रालय से कर्नाटक में रेल परियोजनाओं से संबंधित सवाल पूछेंगे। जबकि सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया संचार मंत्रालय से बीएसएनएल की ओर से स्थापित पब्लिक डेटा सर्विस से संबंधित सवाल आज प्रश्नकाल के दौरान पूछेंगे। और आपको बता दें कि सांसद प्रद्युत बोरदोलोई उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से खाद्यान्नों के बफर स्टॉक से संबंधित सवाल आज प्रश्नकाल के दौरान पूछेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी बने हुए। रामकृपाल जी, मैं समझना चाहूंगा, विपरीत परिस्थितियां तो हैं ही, लेकिन सदन चूंकि चर्चा के लिए होता है, सदन की चर्चा को हम देख रहे हैं। आम बजट पर जो अलग अलग कोशिशें बजटीय आवंटन की, उसमें सरकार और विपक्ष की अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन फिर भी सर, देश की आम जनता समझ सके इस लिहाज से सरकार की कोशिशें और विपक्ष के तर्क, इन दोनों की समीक्षा कैसे करेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम संसद सुचारू रूप से चल रही है जी। अभी इसके पहले तो यह था, बाकी ये स्वस्थ लोक परंपरा है। लोकतंत्र की परिभाषा यही है कि बहुमत का शासन और विपक्ष का सम्मान। इसके बीच में ये बहुत जरूरी है कि सरकार की जहां जहां जो कमियां हैं वो दिखाई जाएं, आईना दिखाना। और ये बहुत किसी भी सरकार के लिए या किसी भी समाज में किसी व्यक्ति के लिए वो कहा जाता है ना, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। तो आलोचना कोई बुरी चीज नहीं है। जैसा मैंने कहा कि केवल विरोध के लिए विरोध करना, सिर्फ दो चीजें नहीं होनी चाहिए। एक तो केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए, और दूसरा कभी भी पार्टी हित के लिए राष्ट्र का कोई नुकसान पहुंचे ये नहीं करना चाहिए। दो चीजें नहीं होनी चाहिए। बाकी
सब प्रतिनिधि हैं जनता के, और उनका काम यही है कि अपने अपने जनता के आम हित के लिए जो भी जहां भी उनको लगता है कि यहाँ कोताही हो रही है, वो वाचडॉग की तरह बिल्कुल वो सवाल उठाएं, जी। हर चीज पर प्रश्न चिन्ह करें। और मैं समझता हूं कि सरकार ने, जैसा कि देखिए, सिर्फ सरकार, ये जो बजट था, इसको सरकार के अलावा आप देखिए पूरे उद्योग जगत में और पूरे जितने भी रहे हैं सारे लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, सब इसको मानते हैं कि ये बजट कोई लोक लुभावन नहीं था। ये बजट ऐसा नहीं था कि कोई चुनाव कहीं होने जा रहा है तो उसके लिए। ये बजट सबसे बड़ा है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का इतना बड़ा जो सरकार खर्च करने जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में, पूंजी निवेश जो करने जा रही है, मैं समझता हूं कि ये जो होगा ये देश पे जमीन पर ही होता है। ठीक है, ये सड़कें बनेंगी ठीक है। तो गांव ये समय और ये परिस्थिति मोहल्ले के और लिहाज शहर से ही बनेंगी। ये अब समझा जा सकता है कि जो सरकार के सामने विकल्प हैं उसमें उन्होंने बेहतर करने की कोशिश की है। सीधा रुख करूंगा मेरे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता का, लोकसभा से लेकर क्या कुछ अपडेट अमरेंद्र, लोकसभा की आज की कार्यवाही को लेकर के? बजट पर चर्चा तो है, लेकिन उसके अलावा क्या खास आज कार्यसूची में? पराक्रम, इसके अलावा कई प्रश्नकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों के सवाल जिसकी चर्चा आप कर चुके हैं, इसके अलावा 0R भी आज लेना है जी। इसके अलावा जो चर्चा है बजट सत्र की वो चलने वाली है। लेकिन सबसे अच्छी बात, मैं कम शब्दों में एक ही बात कहूंगा कि कल के ऐसे 3 उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं जो स्वस्थ परंपरा में, जो लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा में गंभीर मंथन के साथ अपनी बात करने और सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष का जो टकराव है वो न देखते हुए सकारात्मक पहलू की ओर बात आगे की जा रही है। मैं कल के इस क्वेश्चन आवर का एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। जब माननीय केंद्रीय मंत्री मुरुगन साहब डीडी और एआईआर के प्रश्न का जवाब दे रहे थे, उस समय डीएम के सांसद ने कई विरोध किया, लेकिन उस सत्ता पक्ष की ओर से एक बहुत अच्छी बात कही गई। और ऐसे कल 4 उदाहरण हैं जब सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि आप आइए और हमारे साथ चर्चा करिए, हो सकता है हम और अमेंडमेंट करने को तैयार हैं। कल भर्तृहरि मेहताब जी ने इसको दूरदर्शी बजट बताते हुए इसकी काफी तारीफ करी और निर्मला जी को धन्यवाद दिया। साथ में उन्होंने बजट में जो है किसान और शिक्षा को लेकर कम आवंटन की बात की गई। इस पे जो केंद्रीय मंत्री, जो अपनी वित्त मंत्री जो है निर्मला जी, उन्होंने भी इसमें इंटरवेंट किया और बताया कि हम हर तरह से तैयार हैं। तो इस तरह की खूबसूरत तस्वीर आज भी देखने को मिलेगी गंभीर चर्चा के साथ। आज बजट के संसद सत्र सूरज, आपसे जानना चाहेंगे राज्यसभा को लेकर के कोई अपडेट आपके पास? देखिए, राज्यसभा सुचारू रूप से चल रहा है और सामान्यतः जो पहले पेपर लेड और 0R के बाद क्वेश्चन आवर, उसके बाद बजट पर चर्चा शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा आज कुछ सांसदों ने एडजर्नमेंट मोशन दिए हैं जो कर्नाटक में हिजाब का जो विवाद खड़ा हुआ है उसको लेकर। तो ये भी देखने को मिलेगा, कई जो सांसद हैं उस मुद्दे को शून्यकाल में सभापति की अनुमति से उसे उठाना चाहेंगे। उसके बाद जिस तरह से हम देख रहे हैं बजट पर एक अच्छी चर्चा चल रही है। 11.5 घंटे का समय तय किया गया है राज्यसभा में उस चर्चा के लिए, ताकि विपक्ष जो भी बात बजट के चर्चा में रखना चाहता है उसे वो रखे और वित्त मंत्री उसका विस्तृत जवाब 11 तारीख को देंगे। जैसा कि सभी सभापति ने कहा है कि 11 फरवरी को शून्यकाल और प्रश्नकाल राज्यसभा में नहीं लिया जाएगा, ताकि बजट पर एक अच्छी चर्चा हो सके और उसका विस्तृत जवाब दिया जा सके। ठीक है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ पर रामकृपाल जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपने दोनों सहयोगियों को, सूरज और अमरेंद्र, आप दोनों का भी धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और राज्यसभा में आज आयुष, रसायन और उर्वरक, वित्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और विद्युत मंत्रालय से प्रश्नकाल के दौरान सवाल पूछे जाएंगे। सांसद डॉक्टर विकास महात्मे शिक्षा मंत्रालय से प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेज में रिक्त सीटों से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद गीता उर्फ चंद्रप्रभा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से दिव्यांगजनों के लिए संस्थान से संबंधित सवाल आज प्रश्नकाल के दौरान पूछेंगे। जबकि सांसद नीरज शेखर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से गाजीपुर से हाजीपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग के उन्नयन से जुड़ा सवाल आज प्रश्नकाल। इसके अलावा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे पॉलिटेक्निक और आईटीआई को वित्तीय सहायता दिए जाने से जुड़ा हुआ सवाल आज प्रश्नकाल के दौरान पूछेंगे। सांसद राकेश सिन्हा गृह मंत्रालय से वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में कमी आने से जुड़ा हुआ सवाल आज प्रश्नकाल के दौरान पूछेंगे। जबकि सांसद रूपा गांगुली शिक्षा मंत्रालय से स्कूलों में नैतिक शिक्षा से संबंधित सवाल आज प्रश्नकाल के दौरान पूछेंगे। सांसद
MV श्रेयम्स कुमार सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय से महिलाओं और बच्चों के नशीले पदार्थ का सेवन किए जाने से जुड़ा सवाल आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछेंगे, जबकि सांसद अजीत कुमार भूयान शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP के तहत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संबंधित सवाल आज प्रश्नकाल के दौरान पूछेंगे, जबकि सांसद संजय राउत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से कोविड-19 के दौरान माता पिता की मौत हो जाने से संबंधित सवाल प्रश्नकाल के दौरान पूछेंगे। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान सांसद संभाजी छत्रपति पंचायती राज मंत्रालय से ग्राम पंचायत योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए ई-पोर्टल से संबंधित सवाल आज पूछेंगे। वहीं सांसद कपिल सिब्बल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से देश में उम्र के हिसाब से कम वजन और लंबाई वाले बच्चों से जुड़ा हुआ सवाल आज प्रश्नकाल के दौरान पूछेंगे, जबकि सांसद छाया वर्मा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आयु सीमा से जुड़ा हुआ सवाल आज प्रश्नकाल के दौरान पूछेंगी। सांसद रामचंद्र जांगड़ा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से समेकित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत बाल लाभार्थी से जुड़ा सवाल आज प्रश्नकाल के दौरान पूछेंगे। और इसी के साथ संसद में आज के लिए इतना ही। अब से कुछ देर में राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। संसद टीवी पर आप जरूर देखिए उच्च सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। वहीं लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से शुरू होगी, जिसका सीधा प्रसारण भी आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।